उग्र राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों, विशेषतया 1890 के बाद भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ तथा 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा वे शासन में मनमानी करते रहे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। इस दल का मत था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य होना चाहिए, जिसे वे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें। यह दल उग्रवादी कहलाया। जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उसमें प्रमुख निम्नानुसार हैं। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इसका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने देश को विपन्नता के कगार पर पहुंचा दिया था। 1896 से 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर दुर्भिक्षों से 90 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, किंतु अंग्रेज शासकों की उपेक्षा विद्यमान रही। दक्षिण भारत में आए भयंकर प्लेग से हजारों लोग काल के ग्रास बन गए। इसके अलावा दक्षिण भारत में हुए सांप्रदायिक झगड़ों ने जनधन को अपार क्षति पहुंचाई। इन परिस्थितियों में सरकार की निरंतरता उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोहभंग हो गया। राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिकार देने की अपेक्षा वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने का कुत्सित प्रयास कर रही है। फलतः इन राष्ट्रवादियों ने तत्कालीन विभिन्न नियमों एवं अधिकारों की आलोचना की। इस अवधि की निम्न घटनाओं ने भी इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया। वह घटनाएं इस प्रकार थीं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के राष्ट्रवादी ने यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। 1897 में पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया एवं तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लंबे कारावास का दंड दिया गया। 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया तथा एक नई धारा 156A जोड़ दी गई। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया तथा सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों का निषेधाधिकार या वीटो दिया गया। ब्रिटिश शासन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे। इसने शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति अपनाई, विशेषकर लोक शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा प्रमुख कारण था आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि होती गई। तिलक, अरविंद घोष तथा विपिन चंद्रपाल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वे भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचानें। धीरे धीरे यह धारणा बलवली होने लगी कि जनसाधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता है।
तीसरा कारण शिक्षा का विकास। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक ओर भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे तथा उनमें जागृति आई, वहीं दूसरी ओर उनमें बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर सकी। इनमें से अधिकांश ने अपनी बेकारी और दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेशी शासन को उत्तरदायी ठहराया तथा धीरे धीरे वे विदेशी शासन को समूल नष्ट करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगे। चूँकि भारतीयों का यह नवशिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण वहाँ के राष्ट्रवाद, जनतंत्र एवं आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था, फलतः उसने साधारण भारतीयों में भी आमूल परिवर्तन लाने वाली राष्ट्रवादी राजनीति का प्रसार प्रारंभ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। इस काल की कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1868 के बाद जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस घटना ने उदारवादियों की इस अवधारणा को पूर्णतः गलत साबित कर दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बोअर युद्ध 1899 से 1902 एवं 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। इसी प्रकार आयरलैंड, रूस, मिस्र, पर्सिया एवं चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों ने भी राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन द्वारा एकजुट होकर विदेशी दासता से मुक्ति पा सकते हैं। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं समाज में पश्चिमी प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। भारत का सांस्कृतिक पहलू भी इससे अछूता न रहा। इससे भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में नया विश्वास पैदा किया तथा भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत का गुणगान कर पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल दी। इन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का बखान कर पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। इसके प्रयासों से भारतीयों की यह हीन भावना दूर हो गई कि वे पश्चिम से पिछड़े हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने घोषित किया कि भारत भारतीयों के लिए है। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15 से 20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट न थे। वे कांग्रेस की क्षमा याचना एवं शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को इस तरह की नीतियों से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उदारवादियों की इस नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। वे स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उग्र आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन का भारत में 7 वर्ष का शासन शिष्टमंडल, भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भारतीय जनमानस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया तथा कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी। उसने भारत विरोधी बयान दिए। उसके शासन के विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानूनों जैसे कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तथा कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम इत्यादि से भारतीय खिन्न हो गए। 1905 में बंगाल के विभाजन तथा कटु भाषा के प्रयोग से भारतीयों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में तीव्र आंदोलन हुए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया।
कर्जन के इन कार्यों से ब्रिटिश शासकों की प्रतिक्रियावादी मंशा स्पष्ट उजागर होने लगी। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व। 20वीं सदी के प्रारंभ में जुझारू या उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने राजनीतिक कार्यों एवं आंदोलनों के लिए उग्र तरीके अपनाने पर जोर दिया। इन जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक एवं पंजाब के लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इस उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग तिलक ने दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा एवं मराठी में केसरी के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि आज़ादी बलिदान मांगती है। इस विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे। विदेशी शासन से घृणा करो, इससे किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य स्वराज्य है। राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी और निडरता, आत्मत्याग एवं आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीय में अवश्य होनी चाहिए। एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित समूह के अभाव में राजनीतिक आंदोलन को उच्चता या पराकाष्ठा पर ले जाना असंभव है। सौभाग्यवश भारत में लंबे एवं व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व का अभ्युदय हो चुका था। इस प्रशिक्षित नेतृत्व ने स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी एवं भारतीयों की ऊर्जा एवं शक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान से जोड़ दिया। बंगाल विभाजन के विरोध एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपनी सामर्थ्य का एहसास हो चुका था। योग्य नेतृत्व ने स्वराज्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन विचारों से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तियों के कथन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। कराची क्रॉनिकल अखबार में 18 जून 1905 में छपा था कि एक एशियाई ने जो किया वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। यदि जापान रूस को हरा सकता है तो भारत भी ब्रिटेन को उसी तरह हरा सकता है। ब्रिटेन को हमें समुद्र में फेंक देना चाहिए और अपनी ताकत के अनुरूप हमें जापान की तरह संसार की प्रमुख महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए।